Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midda and students in this lecture we will discuss the current GK of 4th week of July 2020. 19th of जुलाई से लेके 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को करंट जीके को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीक के हमारे करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो मेनली दैट इज आर्ट एंड कल्चर हुआ, उसके बाद मैं बात करूं इन्वायरमेंट हो गया, एंड इन एजुकेशन स्किल्स हो गई, इंडियन पॉलिटी को लेके, जियोग्राफी को लेके, साइंस एंड टेक, स्टेट्स अपडेट्स एंड डिफेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड डिसीज, सोशल इश्यूज। तो ये कुछ मेन टॉपिक है हमारे जिनको लेके आज हम बात करने वाले हैं करंट जीके दैट इज ऑफ 4th वीक ऑफ जुलाई 2020। तो बढ़ते हैं आगे हमारी क्लास की तरफ। चलिए सबसे पहले डिफेंस की बात करते हैं। अब डिफेंस में अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, तो ये कहाँ लगाया जा रहा है? एजीमला में। ये कहाँ लगाया जा रहा है? एजीमला में लगाया जा रहा है। इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। अब सोलर पावर प्लांट की बात करूं तो इंडिया यहाँ पे सोलर पावर प्लांट को लेके बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वी हैव अ टारगेट ऑफ 175 गीगावाट, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। हमारे पास टारगेट क्या है? हमारे पास टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। आउट ऑफ दिस वी हैव अ टारगेट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। इसके अंदर हमारे पास जो टारगेट है 100 गीगावाट का सोलर का टारगेट है कि हमें 100 गीगावाट भारत के अंदर सोलर एनर्जी जनरेट करनी है। कब तक हमें जनरेट करना है? 2022 तक। 2022 तक इस टारगेट को अचीव करना है। तो पूरी कंट्री में बेसिकली इस टारगेट को अचीव करने की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। एंड इंडियन नेवी ने भी लगाया क्या, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो भी इसकी तरफ बढ़ती जा रही है। तो इंडियन नेवी ने अपना एक प्लांट लगाया है। कहाँ पे? इंडियन नेवल अकेडमी में। इंडियन नेवल अकेडमी कहाँ पे है? एजीमला में। एजीमला कहाँ पे है? केरला में। एजीमला कहाँ है? केरला में। एजीमला कहाँ पे है? केरला के अंदर। यहाँ पे क्या लगाया गया? एजीमला केरला में एक इंडियन नेवल अकेडमी है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका इनोग्रेशन किया था। इंडियन नेवल अकेडमी एजीमला केरला के अंदर है। एंड इसने 3 मेगावाट की कैपेसिटी का, इसमें 3 मेगावाट की कैपेसिटी का एक सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है दैट इज, जिसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज ऑफ 25 ईयर्स। 25 ईयर्स के लाइफ स्पैन के साथ इसको लगाया जा रहा है। 3 मेगावाट की कैपेसिटी, तो कैपेसिटी आपको ध्यान में होनी चाहिए और कौन से प्लेस पे लगाया जा रहा है दैट इज एजीमला। और ये टारगेट हमेशा हमारा ध्यान में रखिएगा 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022 एंड आउट ऑफ दैट 100 गीगावाट सोलर एनर्जी बाय 2022। एंड इस एजीमला केरला वाले जो हमारा इंडियन नेवल अकेडमी का जो प्लांट है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको लगाने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है? दैट इज कैल्ट्रन, दैट इज केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन नेवी की मैं फर्दर बात करूं तो भारतीय जल सेना की अगर हम बात करें तो भारतीय जल सेना के हमारे जो चीफ है इनको एडमिरल बोलते हैं। एंड अभी हमारे जो इंडियन नेवी के एडमिरल हैं इनका नाम है करमबीर सिंह। इनका नाम है करमबीर सिंह, the chief of Indian Navy, the chief of Indian Naval Staff, करमबीर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफेंस की फर्दर बात करते हुए अब बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट न्यूज ऑफ डिफेंस दैट इज भारत ड्रोन्स। भारत ड्रोन्स, ये भारत ड्रोन्स भारत के इंडिजीनियसली बिल्ट ड्रोन्स हैं। किसने बनाया है इसको? इसको बनाया है डीआरडीओ ने। इसको किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया है इसको। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने बनाया है एंड इंडियन आर्मी को सौंप दिए गए हैं। ये इसको सौंप दिया गया, किसको? इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया। भारत ड्रोन्स की अगर मैं बात करूं, ये दुनिया के वन ऑफ द लाइटेस्ट वेट ड्रोन्स हैं। दुनिया भर के जो ड्रोन्स हैं उनमें से लाइटेस्ट वन ऑफ द लाइटेस्ट वेट ड्रोन है जो कि डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ की चंडीगढ़ बेस्ड लेबोरेटरी ने बेसिकली इसको बनाया है एंड इंडिजीनियसली बिल्ट ड्रोन्स हैं। बेसिकली भारत ने अपनी क्षमता से बनाया है क्योंकि भारत ने पिछले वर्ष अनाउंस किया था इंडिया टू बिकेम द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। तो बेसिकली अभी तक क्या था कि डिफेंस इक्विपमेंट्स को, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो कुछ अदर हथियार हो, सारे के सारे हम अदर कंट्रीज से परचेज करते थे। अब हम खुद बना रहे हैं, अब हम खुद बना रहे हैं भारत के अंदर। तो इंडिया बनना चाहता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब। एंड डीआरडीओ की बात करूं तो डीआरडीओ का तो काम ही है डिफेंस के लिए मिसाइल्स और वेपन्स बनाना। मिसाइल्स और वेपन्स बनाता है डिफेंस के लिए। कब बना था डीआरडीओ? डीआरडीओ बना था 1958 में। डीआरडीओ बना था 1958 के अंदर। और डीआरडीओ का यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का। एंड डीआरडीओ के जो चेयरपर्सन है, डीआरडीओ के
जो चेयरपर्सन है इनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हु इज ही? इज द चेयरपर्सन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इंडियन आर्मी के हमारे जो चीफ हैं इनका नाम है मनोज मुकुंद नरावणे। मनोज मुकुंद नरावणे, एमएम नरावणे, एमएम नरावणे, एमएम नरावणे इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के एमएम नरावणे हैं, इंडियन नेवी के करमबीर सिंह है। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की। तो पहले हमने नेवी की बात की, फिर हमने आर्मी की बात की, अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी आर्म फोर्सेस की, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को लेके कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है एवरी ईयर। यहाँ पे एक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इस साल का कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हो चुका है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इज द थीम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है यहाँ पे थीम होती है। तो इस साल बेसिकली इसका थीम क्या रहा? इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, ये बेसिकली इसका इस बार थीम रहा। एंड इंडियन एयरफोर्स के हमारे जो चीफ है इनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया इज द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। एयर मार्शल बोलते हैं इसको, एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया, दैट इज राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया क्या? ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल। ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो ये भारत ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इसकी ध्रुवास्त्र की अगर मैं बात करूं तो मेनली जो चीज हुई है दैट इज हेलिना। इसको जो नाम देते हैं इसकी सीरीज को, इसका जो सीरीज है दैट इज हेलिना। तो हेलिना बेसिकली थर्ड जनरेशन यहाँ पे एक एंटी गाइडेड मिसाइल है। तो इसको बेसिकली एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के आगे माउंट किया गया और इसको टेस्ट फायर किया गया। तो बेसिकली हेलेना का जो वेपन सिस्टम है उसका एक वेरिएंट को नाम दिया गया यहाँ पे ध्रुवास्त्र, उसको नाम दिया गया ध्रुवास्त्र। तो अगर मैं इस मिसाइल की बात करूं तो इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 7 किलोमीटर की कैपेसिटी है, दैट इज ऑन द लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड। एंड 8 मिसाइलों को यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है हेलीकॉप्टर के साथ अगर हम 4 ट्विन लॉन्चर्स जोड़ दें। बेसिकली एक ट्विन लॉन्चर में 2 मिसाइल्स आती हैं, तो 4 ट्विन लॉन्चर्स यहाँ पे हेलीकॉप्टर के साथ जोड़कर 8 मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है ध्रुवास्त्र। एंड दैट इज अगर मैं बात करना चाहूँ हेलिना, तो हेलिना का जो बेसिकली वेपन सिस्टम है उसको बोलते हैं ध्रुवास्त्र। दैट इज एंटी गाइडेड मिसाइल। ये क्या है? एक एंटी गाइडेड मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया? डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के साथ। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। क्या? भारत अर्थ मूवर लिमिटेड भारत के अंदर जो बेसिकली हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है, हमारे जो डिफेंस है, तो इंडियन आर्मी को ये देगा क्या? 1512 माइन प्लॉग ये बना के देने वाला है। दैट इज फॉर द T90 टैंक, T90 टैंक के लिए। इस फोटो में जो आप ये देख रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड माइन प्लॉग, इसको बोलते हैं माइन प्लॉग। तो ये 1512 माइन प्लॉग यहाँ पे बना के देने वाला है। ये माइन प्लॉग से क्या होता है? बेसिकली जो हमारे पास इंडियन नेवी के पास जो इंडियन आर्मी के पास अभी जो अपडेटेड टैंक्स है दैट इज T90 टैंक्स। तो T90 टैंक्स की अगर मैं बात करूं तो T90 टैंक्स ये माइन प्लॉग लगने से क्या हो जाएगा? जब ये टैंक चल रहा है, अब टैंक में क्या होता है कि दुश्मन फोर्सेस ने क्या लगाया होता है कि माइंस लगाए होते हैं, ठीक है। और माइंस जो होते हैं वो वायर कनेक्टेड होते हैं। तो ये बेसिकली माइन प्लॉग के चलते हुए क्या होता है कि बाकी टैंकों के आगे एक टैंक चलता है जिसके आगे ये लगा दिया जाता है माइन प्लॉग। सभी टैंक्स के आगे एक टैंक चलाया जाता है जो माइन प्लॉग जिसके आगे लगा दिया जाता है। तो ये टैंक आगे चलने वाले टैंक क्या करते हैं? ये माइन प्लॉग क्या करता है? ये उनकी जो वायर्स होती है, माइंस की जो वायर्स होती है उनको उखाड़ता जाता है ताकि बेसिकली हमें कोई हानि ना हो। अदरवाइज माइन से उड़ जाएगा टैंक, जो हमारी फोर्सेज है उनको लॉस होगा। तो इसी के चलते हुए 1512 माइन प्लॉग यहाँ पर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बना के देने वाला है इंडियन आर्मी को। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके चलते हुए एग्रीमेंट साइन किया है। इसका जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे रहने वाला है, अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट दैट इज 557 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली इसका खर्चा आएगा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। और 1512 माइन प्लॉट्स यहाँ पे बना के देने वाला है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। कब तक देगा बना के? 2027 तक, 2027 तक ये बना के यहाँ पे दे देगा, 2027 तक। तो ईयर आपको ध्यान में होना चाहिए एंड कितने माइन प्लॉट्स हैं यहाँ पे और कौन सी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया और डिफेंस मिनिस्टर भारत के हैं राजनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने यूएस के साथ
एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, दैट इज पासेक्स। इसको नाम दिया गया पासेक्स, इसको जो नाम दिया गया दैट इज पासेक्स। पासेक्स एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करी है भारत ने यूएस के साथ मिलकर इंडियन ओशन में। बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन ओशन में, इसको ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज बेसिकली अ वार्निंग टू चाइना। ये चाइना के लिए एक वार्निंग थी कि अगर चाइना भारत के साथ एलएसी पे इशू क्रिएट करना चाहता है तो यूएस यहाँ पे भारत का साथ देने वाला है। तो बेसिकली यूएस और इंडिया ने मिलकर यहाँ पे एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, एक नेवल एक्सरसाइज को, जिसके चलते हुए यूएसए का नेवी के एयरक्राफ्ट दैट इज यूएसएस निमित्त ये भारत आया बाय द मलक्का स्ट्रेट। यहाँ पे इंडियन ओशन के चलते हुए इंडियन ओशन में पहुंचा है मलक्का स्ट्रेट में चलते हुए। और उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे भारत की सेनाओं की तरफ से, अगर मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार कमांड और ईस्टर्न नेवल कमांड ने यहाँ पर इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। तो ये एक्सरसाइज कहाँ हुई? इंडियन ओशन में हुई, और इंडिया और किस कंट्री ने करा है? दैट इज यूएस, इंडिया और यूएस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत ने भूटान के साथ ट्रेड करने के लिए एक नया कनेक्टिविटी वे यहाँ पे स्टार्ट किया है, एक नया रास्ता भारत ने भूटान के साथ ट्रेड टाइज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक नया रास्ता लॉन्च किया है। इस नया रास्ता है बेसिकली ये कहाँ से कहाँ है? दैट इज पसाखा इन भूटान। भूटान में बेसिकली एक जगह है पसाखा, दैट इज अगर मैं बात करना चाहूँ एले 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 बेसिकली ये पसाखा कहाँ है? एले पसाखा, जो रियल नेम है दैट इज एले पसाखा। कहाँ पे? भूटान में। तो भूटान से, एंड ये किसको कनेक्ट करेगा? वेस्ट बंगाल में जयगांव। जयगांव ये दोनों बेसिकली बाउंड्री, जयगांव जो वेस्ट बंगाल में आता है बाउंड्री के, भूटान और वेस्ट बंगाल की बाउंड्री में ही आता है, तो बाउंड्री के बिल्कुल पास में है। तो जयगांव से यहाँ पे ट्रेड होगी पसाखा भूटान में। तो बहुत सारी यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया और भूटान के बीच में। तो उसको लेकर टाइज को यहाँ पे एक नया ट्रेड रूट लॉन्च किया गया, ताकि बेसिकली जल्द फास्टेस्ट वे में और बहुत ही चीपर वे में, तो चीपर वे में यहाँ पे ट्रेड टाइज का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो, तो बहुत ही चीपर वे में यहाँ पे ट्रेड हो सके, बहुत ही इजी वे में। तो इसी के चलते हुए एक नया ट्रेड रूट लॉन्च किया गया इंडिया और भूटान के बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में। भूटान हमारा पड़ोसी राज्य है। तो भूटान की जो कैपिटल है दैट इज थिम्पू। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीट की। G20 डिजिटल मिनिस्टर मीट, तो सबसे पहले तो जानते हैं ये G20 क्या है। सबसे पहले जानते हैं ये G20 क्या है। G20 की अगर मैं बात करना चाहूँ तो G20 यहाँ पे एक हमारे पास एक ग्रुप है, डेट इज ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। तो G20 की अगर मैं बात करूँ, G20 कब बना? G20 बना था 1999 में। G20 बना था 1999 में। बेसिकली दुनिया भर के जो डेवलप्ड नेशन है और जो डेवलपिंग नेशन है उनका बनाया हुआ एक ग्रुप है। तो दैट वर्क्स टुवर्ड्स द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके वर्क करता है दुनिया भर में ये। एंड बेसिकली देयर आर 19 मेंबर कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कौन कौन से देश हैं यहाँ पे, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, एंड नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन यहाँ पे G20 का पार्ट है। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे G20 का डिजिटल मिनिस्टर्स मीट की यहाँ पे बात हो रही है। तो G20 का जो डिजिटल मिनिस्टर्स मीट है, इसका थीम इस बार क्या रहा? इसका थीम इस बार रहा है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। बेसिकली क्या होता है कि ये जो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज के जो डिजिटल मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, बेसिकली जो डिजिटल मिनिस्टर हैं, जैसे इंडिया के रविशंकर प्रसाद जी में बात करूं, तो ये डिजिटल मिनिस्टर्स यहाँ पे मिले और इनकी एक मीटिंग होती है। इस बार तो वर्चुअल ही ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ पे रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी की फील्ड में कैसे हम आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कैसे टेक्नोलॉजी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी दुनिया भर में इन देशों को। क्योंकि ये जो G20 है, अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन को कवर कर लेता है। वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन को ये G20 ही कवर कर लेता है। अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी कवर्ड अंडर द G20 कंट्रीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ, अब बात करना चाहूँ सबमिट्स की। G20 का ग्रुप ऑफ लीडर्स का जो सबमिट होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास G20 का जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज का जो सबमिट होता है, अगर मैं उसकी बात यहाँ पे करना चाहूँ, तो इसका जो सबमिट है इस बार का वो कहाँ होने वाला है? इसका सबमिट इस बार होने वाला है कहाँ पे?
तो ये समिट, इसका ग्रुप ऑफ लीडर्स का समिट होगा इस बार रियाद में। रियाद कहाँ? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में, रियाद में बेसिकली इसका समिट होने वाला है। क्योंकि बेसिकली G20 की जो प्रेसिडेंसी है, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो हर साल एक डिफरेंट कंट्री के हाथ में आती है। यहाँ पे 5 ग्रुप में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो उन 5 ग्रुप में जो कंट्रीज हैं, हर एक ग्रुप की बारी एक बार आती है। उस ग्रुप में जितने 3-4 कंट्री हैं वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार किसको मिलेगा, उनको म्यूचुअली डिसाइड करना होता है आपस में। एंड हर ग्रुप की एक बार बारी आती है। तो इस बार इसको होस्ट कर रहा है, इस बार बेसिकली जो प्रेसिडेंसी है इसकी वो सऊदी अरेबिया के पास है। और सऊदी अरेबिया नवंबर 2020 के अप्रोक्सीमेटली इसकी समिट को ऑर्गेनाइज करेगा। 2020 की समिट को कहाँ 2020 में कहाँ होने वाली है? रियाद में, सऊदी अरेबिया में। या फर्दर की अगर बात करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 2020 की कहाँ होने वाली, 2021 की कहाँ होने वाली है, तो 2021 में होगी इटली में। 2021 में होने वाली है इटली के अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 की कहाँ होने वाली है? इंडिया में। भारत होस्ट करेगा 2022 की G20 की समिट को, इंडिया। तो इंडिया होस्ट करेगा कब? 2022 में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने मालदीव के साथ एक बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया है कि इंडिया मालदीव को मेडिकल सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बेसिकली इंडिया मालदीव की पहले भी हेल्प कर रहे हैं। इंडिया ने मालदीव को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए हैं। तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को भी प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे इंडिया कर रहा है। क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे क्या बोला? इंडिया ने यहाँ पे बोला कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया मालदीव को $20 मिलियन का यहाँ पे ग्रांट देने वाला है। $20 मिलियन की असिस्टेंस यहाँ पे इंडिया मालदीव को प्रोवाइड करेगा। तो मालदीव की जो राजधानी है दैट इज मेल, मालदीव की कैपिटल मेल के अंदर यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है? मालदीव की कैपिटल मेल के अंदर इंडिया ने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया है। मालदीव की अगर मैं बात करूं तो मालदीव की कैपिटल ही है ये मेल। एंड मालदीव की जो करेंसी मालदीव में चलती है दैट इज रुपया, दैट इज रुपया। रुपया इज द करेंसी ऑफ मालदीव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान को क्या मिल गया? तुर्कमेनिस्तान को मिल गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तुर्कमेनिस्तान को मिल गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में ट्रेड रूल्स को लेके बात करती है, ट्रेड रूल्स को लेके बात करती है। ये कब बनी थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था 1995 में, 1995 में। उसके बाद मैं अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनीवा में। जिनीवा कहाँ? स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसके बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूँ, जो डायरेक्टर जनरल है, जो डायरेक्टर जनरल है किसके? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, इनका नाम है रोबर्टो, इनका नाम है एजेवेडो, रोबर्टो एजेवेडो। ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर में ट्रेड रूल्स को सेट करने के लिए काम करती है। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान की। अब तुर्कमेनिस्तान की अगर मैं बात करूं, तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है। तो इसको यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑलरेडी 164 मेंबर्स हैं एंड 24 ऑब्जर्वर पहले थे, 25th ऑब्जर्वर बनाए यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। तो 25 यहाँ पर ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं एंड 164 यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है 164। अगर मैं बात यहाँ पे इंडिया की करूं तो इंडिया कब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना? तो इंडिया इसकी फाउंडेशन से ही, यानी कि 1995 से ही मेंबर है किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है इंडिया 1995 से ही। तुर्कमेनिस्तान की फर्दर बात करें, तुर्कमेनिस्तान की अगर मैं फर्दर बात करूं तो तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है, कैपिटल है, तो कैपिटल क्या है तुर्कमेनिस्तान की? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद, अशगाबाद, अशगाबाद। दैट इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान में जो करेंसी चलती है दैट इज मन्नत, मन्नत। दैट इज द करेंसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट
बात करते हैं। निकारागुआ बन गया है 87th कंट्री। निकारागुआ बना है 87th कंट्री दैट इज टू साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस। अब यहाँ पे बात अगर मैं इंटरनेशनल सोलर एलियंस की करूं तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस वो बॉडी है जो पूरी दुनिया भर में सोलर एनर्जी को लेके काम करती है। तो ये कब बनी? ये बना था 2015 में। ये कैसे बनाया गया था इसकी बात भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक मीटिंग होता है दैट इज कॉप। कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली मीटिंग को बोलते हैं। तो इसकी एक मीटिंग थी दैट इज 21st मीटिंग, 21st कॉप, 21 कॉप। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी पेरिस में। ये हुई थी पेरिस में। कब हुई थी? 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। तो इस कॉप 21 के चलते हुए पेरिस में एग्रीमेंट साइन किया गया और एक बॉडी का बर्थ हुआ दैट इज इंटरनेशनल सोलर एलियंस 2015 में। बट इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है बच्चों गुरुग्राम में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम कहां पे? गुरुग्राम इंडिया, हरियाणा, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में। यह दुनिया की इकलौती इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर एलियंस जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। और बात करूं मैं इसके डायरेक्टर की, अगर मैं इसके डायरेक्टर जनरल की बात करूं तो इनका नाम है उपेंद्र त्रिपाठी। उपेंद्र त्रिपाठी, अगेन इंडियन, उपेंद्र त्रिपाठी। ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल सोलर एलियंस के। इंटरनेशनल सोलर एलियंस के डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की हर साल एक मीटिंग होती है दैट इज कॉप 21 हुआ था 2015 में। तो 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में वो कॉप 26। कॉप 26 अभी होने वाला था, अभी होने वाला था, तो इसको कर दिया गया कैंसिल। बट ये होने कहां वाला था? ये होने वाला था ग्लासगो में। ये होने वाला था ग्लासगो में। ग्लासगो कहां है? स्कॉटलैंड। ग्लासगो कहां है? स्कॉटलैंड में। अब स्कॉटलैंड कहां है? यूके में। स्कॉटलैंड कहां है? यूनाइटेड किंगडम में। तो यहां ये होने वाला था 2020 में बट इसको कर दिया गया कैंसिल। अब ये होगा 2021 में। अब ये होगी 2021 में। कोरोना वायरस के चलते हुए इसको कैंसिल किया गया। तो ये 2021 में होगा कॉप 26। 2021 में कहां होगा? यूके प्लस इटली दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। यूके एंड इटली दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। यूके एंड इटली मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे कॉप 26 को। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो ये 1992 में बना था। ठीक है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बोन में। बोन का है? जर्मनी में। बोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। यहां पे मैं बात करना चाहूंगा, अब न्यूज क्या थी हमारी? हमारी न्यूज थी कि निकारागुआ बन गया है क्या 87th कंट्री जिसने इंटरनेशनल सोलर एलियंस को ज्वाइन किया है। 87th कंट्री मतलब अभी तक 87 कंट्रीज इंटरनेशनल सोलर एलियंस को ज्वाइन कर चुके हैं एंड द लेटेस्ट वन इज निकारागुआ। क्वेश्चन नहीं आता है पेपर के अंदर, ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री बिकेम द 87th कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, मतलब लेटेस्ट नंबर कौन सा बना है। तो निकारागुआ, निकारागुआ की कैपिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज मानागुआ। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है मानागुआ। मानागुआ इसकी कैपिटल है। एंड करेंसी की अगर मैं बात करूं तो करेंसी है कॉर्डोबा। कॉर्डोबा दैट इज द करेंसी ऑफ निकारागुआ। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंट्रीज ऐसे न्यूज में रहती है उन्हीं के कैपिटल करेंसी को लेकर पेपर में क्वेश्चन आता है। तो निकारागुआ एंड इंटरनेशनल सोलर एलायंस जो कि दुनिया भर में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने का काम करता है। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन के साथ यहाँ पे एक टाइप भी किया है कि यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे इसको ज्वाइन भी करें। तो धीरे धीरे काफी सारे कंट्रीज आगे आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि ये ज्वाइन करेगा उसको फंडिंग भी करनी पड़ेगी, उसके अंदर प्रोजेक्ट भी चलाए जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन पहले भी आते हैं और आगे भी आएंगे। नेक्स्ट, हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है, हमारे जो एचआरडी के हमारे जो मिनिस्टर हैं दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार उत्तराखंड से लोकसभा के सांसद हैं। तो इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, मनोदर्पण। मनोदर्पण बेसिकली कोविड-19 के चलते हुए स्टूडेंट्स फ्री बैठे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं बट काफी सारे स्टूडेंट फ्री हैं एंड उनका जो बेसिकली मेंटल हेल्थ है, उनकी जो वेल बीइंग है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे ये मनोदर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? ये स्टूडेंट्स को साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाएगा जो सोशल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा पाएंगे स्टूडेंट्स को।
तो बेसिकली स्टूडेंट्स की मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अभी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज कर दिया है, यानी कि पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, अभी 2019 में इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ और नई एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे आ चुकी है। 2020 में कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके चलते हुए अब एचआरडी मिनिस्टर को बोला जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर। अब मानव संसाधन विकास मंत्री दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर अब कहलाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर। हालांकि 1947 से लेकर 1986 तक इसको एजुकेशन मिनिस्टर ही बोलते थे। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन मिनिस्टर को एचआरडी मिनिस्टर में कन्वर्ट किया था और फिर से इसको बोला जाएगा शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या किया, इसने आईबीएम कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है भारत में स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुरिकुलम को लेके आने के लिए। अब स्कूल्स के अंदर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो इसको लेके आने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक स्टेप रेज किया है। तो इसने आईबीएम कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया कि आईबीएम इस चीज को लेके आने के लिए हेल्प करेगा। तो बेसिकली ये जो कुरिकुलम है ये भारत में 200 स्कूल्स में चलाया जाएगा, दैट इज अंडर 13 स्टेट्स। भारत के 13 राज्यों के 200 स्कूल्स में इस कुरिकुलम को चलाया जाएगा। एंड सीबीएसई का एक प्रोग्राम चलता है दैट इज सेवा प्रोग्राम। सीबीएसई का एक प्रोग्राम चलता है सेवा प्रोग्राम, उसी के अंदर बेसिकली इसको चलाया जाएगा। सेवा क्या है, सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन। सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन, ये सेवा प्रोग्राम सीबीएसई चला रहा है। तो उसी के अंदर आईबीएम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुरिकुलम काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब की सरकार ने यहाँ पर आईआईटी रोपड़ के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि आईआईटी रोपड़ क्या करेगा, पंजाब के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस और कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, आईटीआई में क्या करने वाला है, अपनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएगा। बेसिकली ये स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाला है आईआईटी रोपड़ एज अ मेंटर, एज अ एकेडमिक मेंटर यहाँ पे काम करेगा आईआईटी रोपड़। और पंजाब के कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और कुछ पॉलिटेक्निक्स और आईटीआई में यहाँ पे काम करने वाला, गुरदासपुर, फिरोजपुर या फिर श्री गुरु गोविंद सिंह स्किल इंस्टीट्यूट चमकौर साहिब में जो है, तो यहाँ पे बेसिकली ये काम करने वाला है, दैट इज आईआईटी रोपड़। तो यहाँ पे मैं एक बात और करूं, कौन सी गवर्नमेंट के साथ इसने टाइप किया है, दैट इज पंजाब गवर्नमेंट के साथ इसने ये एग्रीमेंट टाइप साइन किया है, पंजाब गवर्नमेंट के साथ। तो क्वेश्चन पेपर में सीधा आता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ साइन किया, दैट इज आईआईटी रोपड़, क्योंकि रोपड़ पंजाब में ही है। नेक्स्ट, हमारे जो गृह मंत्री हैं दैट इज अमित शाह जी। तो अमित शाह जी ने क्या किया, अमित शाह जी ने लॉन्च किया वृक्षरोपण अभियान अमित शाह जी ने लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर क्या होगा कि 6 इको पार्क और टूरिज्म साइट्स को इनॉग्रेट किया गया, उसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया है। एंड कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे इस वृक्षरोपण अभियान को चला रही है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल। कोल की यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ तो कोल के हमारे जो मंत्री हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोल के हमारे जो मिनिस्टर है इनका नाम क्या है, हमारे भारत के जो कोयला मंत्री है इनका नाम है प्रहलाद जोशी भारत के कोयला मंत्री हैं। तो कोयला मिनिस्ट्री बेसिकली इसको चला रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच मिनिस्ट्री ऑपरेट द वृक्षरोपण अभियान। अब वृक्षरोपण यहाँ पे हम पेड़ों की बात कर लेते हैं, पेड़ों की तरफ ध्यान जाते हैं और हमारा आइडिया जाएगा कि अगर हम तुक्का लगाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, बट ना, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ये अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट, रशिया ने सक्सेसफुली टेस्टफाइड कर लिया अपना 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। यहाँ पे रशिया ने सक्सेसफुली इसको टेस्टफाइड कर लिया है। बेसिकली इसका जो नाम है दैट इज MGTD-20 गैस टर्बाइन। तो इसको बेसिकली सक्सेसफुली टेस्टफाइड कर लिया रशिया ने। एंड कहाँ से किया, दैट इज ततारस्तान। एंड ये प्रोड्यूस बेसिकली इसको अब रशिया करेगा। इसकी प्रोडक्शन कब तक पूरी हो जाएगी, दैट इज 2021-22 तक, नेक्स्ट फिस्कल तक बेसिकली इसको कर दिया जाएगा। रशिया की बात करूं तो रशिया की राजधानी है मॉस्को एंड रशिया की जो करेंसी है दैट इज रूबल। एंड रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो इनको मिला यहाँ पे विक्ट्री, क्योंकि 2036 तक अब यही रहने वाले रशिया के परमानेंट प्रेसिडेंट, 2036 तक। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, इसको मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं ICAT। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ICAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। तो इसने एक ई पोर्टल लॉन्च किया है, एस्पायर। अब एस्पायर क्या है, ऑटोमेटिव सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ऑटोमेटिव सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इंडस्ट्री की फील्ड हो, रिसर्च की फील्ड हो या एजुकेशन की फील्ड में, उसमें बेसिकली ऑटोमेटिव सोल्यूशंस को लेके आने के लिए यहाँ पे
एक ई पोर्टल बेसिकली लॉन्च किया गया है कि किस तरह से ऑनलाइन वे में इसको जनरेट किया जा सकता है, वर्क किया जा रहा है। हर तरफ हर जगह एक ही चीज चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। एंड अभी स्कूल में बेसिकली एज अ सब्जेक्ट भी इसको लेके आने के प्लान्स ऑनगोइंग है कि इसको ज्यादा से ज्यादा जनरेट किया जा सकता है। बहुत वैल्यूएशन है इसकी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। नेक्स्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने क्या किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लॉन्च कर दिया अपना मार्स मिशन। अपना मार्स मिशन इसने लॉन्च किया। तो मार्स मिशन इसने लॉन्च किया है, कितना खर्चा करने वाला है, $200 मिलियन। $200 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था। किसने लॉन्च किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लॉन्च किया। एंड बेसिकली इसको किसने बनाया है, ये जो प्रोब यूएई ने लॉन्च करी, इसको किसने बनाया, इसको बनाया है एमेरिटस एंड दुबई के मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर ने इसको बनाया है। दैट इज किसके साथ मिलकर ये काम कर रहा है, यूएस के कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। मार्स का ये मिशन, यूएई की राजधानी है अबू धाबी, यूएई की राजधानी है अबू धाबी। तो कौन सी कंट्री ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और कितना खर्चा, $200 मिलियन। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करने वाली है, दैट इज मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। बेसिकली गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी। तो उसी स्कीम के तहत दिल्ली की सरकार आगे बढ़ती हुई क्या करने वाली है, दिल्ली की सरकार बेसिकली जिनके पास कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, अब उनको राशन लेने जाने के लिए सरकारी दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं है, उनको राशन घर पे भी सप्लाई किया जाएगा उनकी जरूरत के मुताबिक। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, लोगों के घर तक राशन पहुंचाने वाली है कौन सी सरकार, दिल्ली सरकार। तो ऐसे क्वेश्चन सीधा आते हैं कि किस राज्य ने इसको लॉन्च किया, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इसको लॉन्च किया, दैट इज बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। नेक्स्ट, उत्तराखंड की सरकार ने अनाउंस किया है कि ये वेस्ट से बेसिकली जो भी वेस्ट होता है, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, चाहे वो बायो वेस्ट हो, ये उससे जनरेट करने वाले इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करने वाले हैं। तो वेस्ट से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो दैट इज अ गुड स्टेप टू डिक्रीज द वेस्ट, एंड वेस्ट को यूटिलाइज करना, उसको रिसाइकल करने की तरफ एक बहुत ही अच्छा स्टेप है उत्तराखंड की सरकार का। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। एंड जो गवर्नर है यहाँ की, उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड ने थोड़ा टाइम पहले अपनी समर कैपिटल भी डिक्लेयर करी है, तो दैट इज गैरसेन। उसका नाम क्या है, गैरसेन, दैट इज समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट, चाइना ने अपना मार्स मिशन का जो बेसिकली इसका जो रोवर है वो लॉन्च कर दिया है। तो उसका जो नाम दिया गया दैट इज Tianwen-1। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ पे ये आने वाला है कि Tianwen-1 किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो चाइना ने लॉन्च किया है। और ये 2021 तक, फरवरी 2021 तक ये मार्स तक पहुंच जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए, 55 मिलियन किलोमीटर, 55 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस ये चाइना से लेके मार्स तक ट्रेवल करता हुआ फरवरी 2021 तक ये मार्स तक पहुंच जाएगा चाइना का ये रोवर Tianwen-1। नेक्स्ट, भारत के एक बहुत ही उम्दा एक्टर सोनू सूद लोगों के लिए मसीहा बने कोविड-19 के इस लॉकडाउन में चलते हुए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे माइग्रेंट्स को उनके घर तक पहुंचाया, बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को ऑर्गेनाइज करा और भी लोगों की बहुत अच्छे वे में हेल्प करी सोनू सूद। अब सोनू सूद ने एक ऐप लॉन्च करी है, उस ऐप का नाम है प्रवासी रोजगार। अब जो मजदूर बेसिकली जो माइग्रेंट्स हैं, अब वो अपने घरों तक तो पहुंच गए, तो बट क्या है कि काम धंधा तो है नहीं, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली किसी एम्प्लॉयर को अगर एम्प्लॉइज चाहिए तो इस ऐप के थ्रू वो यहाँ पे हायरिंग कर सकते हैं, माइग्रेंट्स को यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो ये किसने लॉन्च करा, सोनू सूद ने लॉन्च करा है। तो क्वेश्चन सीधा आएगा कि प्रवासी रोजगार किसने लॉन्च करा, सोनू सूद ने लॉन्च करा, या फिर सोनू सूद ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एमओयू साइन किया। एमओयू क्या होता है, दैट इज मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ। किस लिए, डाटा एक्सचेंज को लेके। देखिए यहाँ पे मैं टैक्स की बात करूंगा। टैक्स की अगर मैं बात करूं तो टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, दैट इज देयर इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है वही उसको पे कर रहा है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, मैट हो गया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब कैपिटल गेन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, देयर इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जो एक्चुअली पे करने वाला है वो सीधा पे सरकार को नहीं करता, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सब। अब टैक्स दो तरह के होते हैं। अब डायरेक्ट टैक्सेस की बात करो तो डायरेक्ट टैक्सेस को जो बॉडी रेगुलेट करती है दैट इज सीबीडीटी।
इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो बॉडी रेगुलेट करती है दैट इज सीबीआईसी, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये दोनों बॉडीज इंडिया में रेगुलेट करते हैं। अब क्या होता था 1924 से पहले 1924 से क्या हो रहा था, 1924 में क्या बनाया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया था। अब क्या हो रहा था, सारे बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, सारे के सारे कौन रिसीव करता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये रिसीव करता था। हुआ क्या 1964 में इसको खत्म करके ये दो बॉडीज बना दी गई। 1964 में ही दोनों बनी, 1964 के अंदर दोनों को बनाया गया 1964 में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो डायरेक्ट टैक्सेस के रेवेन्यूज को इकट्ठा करने के लिए अलग और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा करने के लिए अलग बॉडी। अब डायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरपर्सन है इनका नाम है पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी एंड एमओडीवाई मोदी। एंड यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के जो चेयरपर्सन है इनका नाम है एम अजीत कुमार। ये 2020 में ये अपॉइंट हुए हैं, एम अजीत कुमार। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि दोनों एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन दे सके। अब इंफॉर्मेशन ऐसे है कि अगर हम कुछ इनकम कमाते हैं, अगर जो बिजनेसमैन है बेसिकली, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे कर रहा है अगर वो अच्छा कमा रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने के हिसाब से क्या वो उसी के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट टैक्सेस भी पे कर रहा है, क्या वो उतना इनकम शो करके इनकम टैक्स भी पे कर रहा है। तो यहाँ पे डाटा एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे काफी सारे लोग पकड़े जा सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ सकती है जब डाटा दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया ने क्या किया, साउथ कोरिया ने लॉन्च किया यहाँ पे क्या, साउथ कोरिया ने लॉन्च किया अपना पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको नाम दिया गया एनासिसिस 2, एनासिसिस 2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से देश ने अपना पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है एनासिसिस 2। तो साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। साउथ कोरिया की बात करूं तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। नेक्स्ट, हमारे जो पावर मिनिस्टर है, पावर मिनिस्टर कौन है हमारे, राजकुमार सिंह, आरके सिंह, राजकुमार सिंह, दैट इज द मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आरके सिंह। तो आरके सिंह ने लॉन्च किया है भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। कहां पे लॉन्च किया है, नई दिल्ली में। कहां लॉन्च किया है, नई दिल्ली में लॉन्च किया भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। अब जैसे हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत के अंदर जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं इनकी सेलिंग कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो हमें बैटरी पे चलने वाली गाड़ियां ही भारत में लेके आ रहे हैं, बैटरी पे चलने वाली या सीएनजी पे चलने वाली। तो बैटरी वाली गाड़ियों को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, चार्जिंग प्लाजा। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा ओपन हो गया है नई दिल्ली के अंदर। हमारे जो पावर मंत्री हैं आरके सिंह, उन्होंने खुद इनोग्रेट किया है इसको। एंड इन्होंने कुछ और भी लॉन्च करा, दैट इज रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, दैट इज रेस प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है। रेस प्लेटफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेके फुल फॉर्म्स को लेके एब्रीविएशंस को लेके भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी एंड सेफ्टी एफिशिएंसी, बेसिकली एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये चार्जिंग प्लाजा को लॉन्च किया गया है क्योंकि बैटरी पे चलने वाली गाड़ियों को और प्रमोट किया जाएगा। और बैटरी पे चलने वाली गाड़ियां जब चलेंगी तो नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ हमारा जो अप्रोच है उसको हम अचीव कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे, हमारा ये अप्रोच रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं HIL इंडिया। HIL इंडिया भारतीय कंपनी ने क्या किया 20.60, इसने क्या किया 20.60 MT मेट्रिक टन्स DDT सप्लाई किया किसको, साउथ अफ्रीका को, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में। देखिए साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, मलेरिया, अब मलेरिया का भी सीजन है, मलेरिया का मौसम है। तो मलेरिया एक बहुत ही घातक बीमारी है, ठीक है, मच्छरों के काटने से होता है मलेरिया। तो एक बहुत ही गंदी बीमारी है मलेरिया। तो मलेरिया को रोकने के लिए यहाँ पर भारत साउथ अफ्रीका की हेल्प कर रहा है क्योंकि अफ्रीका और एशिया के देशों में ये बहुत अच्छे लेवल पे फैलता है मलेरिया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 20.60 MT DDT भारत सप्लाई कर रहा है किसको, साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को हम दे रहे हैं मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए ये हम दे रहे हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4th वीक ऑफ जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को लेके बेसिकली करंट जीके को लेके हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट न्यूज इसको डिस्कस किया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन द क्लास यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।